Hello students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing economics lesson number 1, the Indian economy on the eve of independence. देखिए बेटे, आज हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटे कि जो लोग हैं वो किस किस सेक्टर में लगे हुए हैं, किस किस क्रियाओं में लगे हुए हैं बेटे। ठीक है, अलग अलग तरह की क्रियाएं होती है बेसिकली आपकी। ठीक है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, टर्शरी एक्टिविटीज हो गई बेटे, तो ये सब चीजें देखी जाती है। तो प्राइमरी सेक्टर में ठीक है जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या करते हैं बेटे, डिवीजन करते हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो आपको बेटे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में यही देखना है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या आपकी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी, कितनी परसेंट सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी और कितनी परसेंट टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। ठीक है बेटे, सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बेटे। सबसे पहले देखिए इस टेबल को एक बार अच्छे से बेटे, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आप देख रहे हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली 72.7% population has been involved in the primary sector। तो 72.7% जनसंख्या आपकी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है बेटे, यानी कि 100 में से 72 लोग आपके प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। उन प्राइमरी सेक्टर में देखिए एग्रीकल्चर में 50% लोग बेटे, 50% लोग एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर लेबर में 19.7% बेटे। एग्रीकल्चर अलग है, एग्रीकल्चर लेबर अलग है बेटे। जब आप अपनी खुद के खेत पे काम कर रहे हो तो एग्रीकल्चर, आप किसी और दूसरे खेत पे जाकर बेटे वेजेस पे काम कर रहे हो तो एग्रीकल्चर लेबर हो गया। फॉरेस्ट्री, फिशरीज, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्रीज बेटे। ठीक है, फॉरेस्ट्री जंगलों में काम करना, फिशरीज मछलियां पकड़ना, प्लांटेशन पौधे लगाना बेटा, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, इनमें लगभग 2.4% लोग लगे हुए थे। माइनिंग यानी खान जो होती है, खदान होते हैं, वहां जो कार्य होता है वहां पर 0.6%। तो देखिए कितनी सारी जनसंख्या आपकी प्राइमरी सेक्टर में है। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए उस टाइम पर केवल 10.1% पॉपुलेशन बेटे। ये बात 1951 की हो रही है, देखिए ये रहा। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 10.1% पॉपुलेशन आपकी लगी हुई है, जिसमें से 9% स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लगी होती है बेटे। स्मॉल स्केल छोटे लेवल की इंडस्ट्रियां, लार्ज स्केल बड़े लेवल की इंडस्ट्रियां। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1%। फिर देखिए टर्शरी सेक्टर में 17.2% जनसंख्या लगी हुई थी बेटे, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स में 5.2, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन में 1.4 और अदर सर्विसेज में 10.6%। तो बेटे आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आया होगा, तो इसी के बिहाफ पे अब हम ऑब्जर्वेशंस बना लेते हैं अपने। देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 1, पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आएगा बेटे, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। पहला ऑब्जर्वेशन आपके निकल कर आया बेटे, एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो बेटे ये ऑक्यूपेशन का, ठीक है, व्यवसाय का प्रिंसिपल सोर्स था। 72.7% जनसंख्या का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना बेटे, एक बहुत बड़ी जनसंख्या आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी बेटे। ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है बेटे, तो आपकी देश जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, डेवलपमेंट कोई भी कंट्री जब करता है जब इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटे फल फूलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड होता है। तो इंडिया की बेटे 72% जनसंख्या आपकी किस में लगी हुई थी, ऑक्यूपेशन में। जबकि अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड की जनसंख्या देखें बेटे, अमेरिका एज वेल एज इंग्लैंड, तो वहां की केवल 2% जनसंख्या, ओनली 2% पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर बेटे, और इंडिया की 72.7। देखिए कितना फर्क आ गया बेटे, अमेरिका इंग्लैंड की केवल 2% जनसंख्या लगी हुई थी एग्रीकल्चर में, और जबकि इंडिया की 72.7%। तो इसीलिए आज भी आप देख सकते हो इंडिया बेटे अमेरिका और लंदन से, इंग्लैंड से कितने ज्यादा पीछे है। ठीक है, ब्रिटेन से कितना ज्यादा पीछे बेटे। ठीक है, और क्या रखा है, जापान की बेटे 12% पॉपुलेशन। ठीक है, जापान की 12% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, और जर्मनी की केवल 4% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। तो आपने देखा बेटे जो कुछ एडवांस नेशन है रेस्ट वर्ल्ड के, वो एडवांस नेशन में बेटे बहुत कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई होती है, जबकि इंडिया की जो है बेटे एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, 72% पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज बेटे, वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एट ऑल।
ठीक है। इंडिया एक बेटे डेवलपिंग नेशन है बट डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। यही कारण है बेटे, अगर यहाँ से ये लोग शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो जाए बेटे, उस दिन इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैकवर्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये चीजें आपको शो करता है कि इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी हुज ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो बेटे, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्लो थी, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम थी बेटे। पहला ऑब्जर्वेशन आपका हो चुका है। सेकंड देखिए, इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो थी बेटे, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण बेटे, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो जो बेटे इंडस्ट्रीज था वो एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। आप देख सकते हो बेटे, लगभग 10.1% पॉपुलेशन हमारी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी बेटे, तो एक काफी महत्वपूर्ण सोर्स होता है इंडस्ट्री। किसी देश में अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है बेटे, तो वो डेवलप नेशन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना बेटे, ठीक है, तो चाइना में बेटे, ठीक है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया था माओ जेडुंग ने, ठीक है, जिसके कारण चाइना एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है बेटे और एक बहुत डेवलप नेशन बन चुका है, अमेरिका को टक्कर देने की पावर उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट सोर्स है बेटे ऑक्यूपेशन का, ठीक है। भारत में जो इंडस्ट्रीज है 10% पॉपुलेशन बेटे इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, जिसमें से 9% लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और 1% बेटे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में। जबकि अगर आप देखो बेटे तो अमेरिका की 32% पॉपुलेशन, यूएसए की बेटे 32% पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, तभी वो एक बेटे डेवलप नेशन बन चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लैंड की 42% बेटे, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, 42% पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व थी, इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी। दैट्स व्हाई दे वर बेटे रिगार्डेड एज अ डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जापान की देखिए 39% पॉपुलेशन, अमेरिका से भी ज्यादा पॉपुलेशन जापान की इन्वॉल्व थी इंडस्ट्रीज में बेटे, इसीलिए वो डेवलप नेशन है। तो इस चीज को देखते हुए आप फर्दर बता सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी इज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्लो है बेटे, बहुत ज्यादा स्लो। और जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ एडवांस नेशन है, उसको बेटे इंडिया कहीं आसपास भी नहीं टिकता। एग्रीकल्चर में इंडिया का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जबकि इन कंट्रियों का परसेंटेज बहुत कम है। इंडस्ट्रीज में इन कंट्रियों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जबकि इंडिया का परसेंटेज बहुत कम है, जो कि शो करता है इंडिया वाज अ बैकवर्ड एंड अ स्टैग्नेंट नेशन। थर्ड आता है बेटे अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ बेटे, ठीक है। तो अब देखिए अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन द सेंस कैसे, भाई बैलेंस्ड ग्रोथ तो जब होती है, एक बैलेंस्ड ग्रोथ हम जब बोलेंगे जब सभी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट इक्वली होती है, इक्वली, ठीक है, सभी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट इक्वली हो, जिसमें प्राइमरी भी आ गया, सेकेंडरी भी आ गया, टर्शरी भी आ गया। अगर सभी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इक्वल होती है तो देयर इज अ बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ कैसी है, अनबैलेंस्ड बेटे। यहाँ एग्रीकल्चर तो डेवलप होता है लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा बेटे। हाँ, सर्विस सेक्टर आप देख सकते हो, उस समय पर हमारी 17.2% पॉपुलेशन सर्विस में इन्वॉल्व थी, आज काफी ज्यादा पॉपुलेशन आपकी सर्विस में इन्वॉल्व है और जीडीपी का काफी एक बड़ा हिस्सा हमारा सर्विस सेक्टर से आता है बेटे। तो एग्रीकल्चर की बजाय हम सर्विस सेक्टर पर तो अच्छा मूव कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर पर हमारी मूवमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पा रही, जिसके कारण इंडिया इज रिमेन, आज के समय में भी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन ही है। आज भी हम इंडिया को डेवलप नेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी यहाँ प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से नहीं हुआ है बेटे। तो भारत की जो ग्रोथ है वो भी अनबैलेंस्ड रही है, क्योंकि यहाँ पर बेटे केवल एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हुआ है और सर्विस सेक्टर का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास नहीं हुआ बेटे, ठीक है। तो अनबैलेंस ग्रोथ है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि सभी सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो इक्वली नहीं हो पाई। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाई, इसीलिए यहाँ पर एक अनबैलेंस ग्रोथ है बेटे। देखिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, ढांचा, ठीक है, आपका ढांचा, ठीक है, जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेटे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटे दो कंपोनेंट आपके आएंगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटे, ठीक है। जो ढांचा है बेटे वो दो तरीके से देखा जाएगा, इकोनॉमिक ढांचा यानी कि आर्थिक ढांचा और सामाजिक ढांचा यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटे आता है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो गुड्स कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है यानी आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है बेटे, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका आएगा बेटे, नेटवर्क सिस्टम कम्युनिकेशन, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक किस तरह ट्रांसफर होती है, इजीली होती है या नहीं होती है। बैंकिंग सिस्टम बेटे, ठीक है, जहाँ बैंक से लोन आपको लेना इजी है या नहीं है, या बहुत मुश्किलें आपको आएंगी।
ठीक है, पावर सेक्टर बेटे, ठीक है, पावर हो गया आपका, ठीक है, मशीनों का यूज वगैरह करना, एनर्जी यानी लाइटिंग वगैरह ये आपकी हो गई बेटे, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन और हाउसिंग भी आपका आ जाता है भाई, कि आपके पास अपनी खुद की अच्छे हाउस या घर है या नहीं है। तो बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे, ये चेक करेंगे कि भाई किसी देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर अगर मजबूत होते हैं बेटे तो वो देश डेफिनेटली एक डेवलप नेशन बन जाता है बेटे, ठीक है, अच्छा डेवलप नेशन बन जाता है। लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेटे आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, ना बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, ना एनर्जी आपको अच्छी मिलती है, 24 घंटे लाइट नहीं मिल पाती बेटे, तो कैसे आप प्रोडक्शन कर पाओगे, कैसे आप अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे पाओगे बेटे। तो इसीलिए आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ बेटे, ठीक है, हेल्थ अच्छी कब होगी, जब हमारे देश के पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी बेटे, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर अच्छा कब होगा बेटे, जब अच्छे एजुकेशनिस्ट आपके पास हों, बच्चे अच्छे एजुकेशन करके बेटे नौकरी करे, रिसर्च करे, ठीक है, साइंस एंड मैनेजमेंट को बेटे ज्वाइन करे, ठीक है, साइंस में रिसर्च करे, मैनेजमेंट की फील्ड में रिसर्च करे, तब जाके वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बेटे। तो अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था बेटे। पहला ऑब्जर्वेशन आपका आ रहा है, रेलवे वर डेवलप इन इंडिया, रेलवेज वर डेवलप इन इंडिया बेटे। तो रेलवेज क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट का साधन है बेटे, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। तो रेलवे डेवलप हुई बेटे भारत के अंदर, ठीक है, जिससे कि होता क्या था बेटे, जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन जो था बेटे, दे इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया, भारत के हर भाग से रॉ मटेरियल मंगा लेता था रेलवे के जरिए बेटे। कोलकाता, ओडिशा, भुवनेश्वर, ठीक है, झारखंड, बिहार, ठीक है, बिहार, झारखंड तो उस समय बिहार में था, यूपी, तो ये सारी चीज जगह से बेटे माल को इंपोर्ट कर लेता था रेलवे के जरिए इजीली, ठीक है। तो इन्होंने कहा रखा है कि रेलवे वाज डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर कॉलोनियल इंडिया। तो बेटे फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन से यहाँ पर लाए जाते थे, इंडिया के अंदर लाए जाते थे, उसे भारत के इंटीरियर पार्ट यानी आंतरिक हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता था, जिससे कि ब्रिटेन के जो फिनिश गुड्स थे बेटे वो भारत की मार्केट में छा गए और ब्रिटेन गुड्स का एक ट्रेंड तैयार हो गया बेटे। इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट ऑफ ब्रिटेन प्रोडक्ट इन इंडिया बेटे। तो ब्रिटेन ने रेलवे का विस्तार इंडिया के अंदर किया, किस लिए किया बेटे, ताकि वहां से इंपोर्ट कर सके वो और अपने फिनिश गुड्स को इंडिया के अलग अलग भागों तक पहुंचा सके। यानी कि रेलवे डेवलप हुआ लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटेन, नॉट फॉर द बेनिफिट फॉर द इंडिया बेटे, ठीक है। तो ये था आपके रेलवे। सेकंड है पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल, पोर्ट्स यानी कि पोर्ट वगैरह होते बेटे, जहां बंदरगाहें होती है, जहां पर जो समुद्री जहाज होते हैं वो आकर ठहरते हैं, ठीक है। समुद्री जहाज बेटे ब्रिटेन से प्रोडक्ट लेके आते हैं, इंडिया से प्रोडक्ट लेके ब्रिटेन चले जाते थे। इन्होंने कहा है पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो इन्होंने कहा है पोर्ट्स को हैंडल किया जाता था टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, आपको पता है बेटे ब्रिटेन इंडिया से कच्चा माल ले जाता था और उनको अच्छे से तैयार करके यहाँ इंडिया की मार्केट में ही फैला देता था, जिससे कि सारा का सारा रुपया ब्रिटेन के हाथों में चला जाता था। सो पोर्ट्स वर हैंडल टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड import the finished goods फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। तो बेटे पोर्ट्स का निर्माण किया गया, बंदरगाहों का, पोतों का निर्माण किया गया, ताकि बेटे ब्रिटेन से इंडिया को ट्रेड करना सस्ता हो जाए, अच्छा हो जाए। ब्रिटेन इंडिया से ठीक है रॉ मटेरियल ले लेता था और अपने जो तैयार फिनिश गुड्स होते थे वो इंडिया की मार्केट में फैला देता था, ताकि ब्रिटेन के प्रोडक्ट की बेटे मार्केट इंडिया के अंदर बन जाए। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राम वर डेवलप टू एनहांस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। पोस्ट ऑफिसेज और टेलीग्राम बनाए गए बेटे, पोस्ट ऑफिसेज एंड टेलीग्राम बेटे, ठीक है। मैंने बताया ना कि भाई कम्युनिकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रिटेन ने पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिसेज इंडिया के अंदर डेवलप किए गए, सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वो हासिल कर सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक एफिशिएंसी, प्रशासनिक कुशलता उनके अंदर आए बेटे। एक प्रशासन दूसरे प्रशासन को इन्फॉर्मेशन इजीली ट्रांसफर करे और उनके बीच कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए बेटे उन्होंने पोस्ट ऑफिस को डेवलप किया। लास्ट बेटे रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। तो बेटे रोड्स को डेवलप किया गया, रोड्स वर डेवलप to facilitate transportation of raw material from different
पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेटे क्योंकि जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था बेटे, ठीक है, वो इंडिया एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को, तो कच्चे माल को सब जगह से मंगाने के लिए, इंडिया के जो भी हिस्से थे बेटे वहां से मंगाने के लिए इन्होंने रोड्स बनवाए गए ताकि सारा का सारा बेटे कच्चा माल है वो एक जगह पर बंदरगाहों पर इकट्ठा हो सके। ठीक है, जैसे मुंबई में जो बंदरगाह इन्होंने बनवाए बेटे, तो इंडिया के जो भी प्लेस थे, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया बेटे, ठीक है, गुजरात हो गया, इन सभी जगहों से बेटे जो माल था वो सीधा रोड के थ्रू मुंबई की बंदरगाह पर चला जाता था और उस मुंबई की बंदरगाह पर रखकर बेटे सीधा ब्रिटेन चला जाता था और उस रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बनाते थे, वापस इंडिया में लाते थे और फिर रोड और रेलवे के थ्रू भारत के सभी भागों तक बेटे उस माल को पहुंचा देते थे। तो ये था आपका, ठीक है, ये था आपका बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपने देखा बेटे ब्रिटेन ने काफी काम कराया भारत के अंदर, रोड्स भी बनवाए, रेलवे का भी निर्माण किया, पोर्ट्स का भी निर्माण किया, लेकिन भारत के बेनिफिट के लिए नहीं, केवल अपने बेनिफिट के लिए। वो चाहता था कि भारत की मार्केट को एक तरह से बेटे भारत के जो प्रोडक्ट है उससे खत्म करके ब्रिटेन के प्रोडक्ट को सारी मार्केट में पहुंचा दिया जाए, ताकि ब्रिटेन में बेटे, ठीक है, ताकि इंडिया में ब्रिटेन के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बनी रहे और आज के समय में भी बनी रहते बेटे। ठीक है, आज के समय भी हम वेस्टर्न फैशन को अपनाना पसंद करते हैं। तो ये सब बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक आपका है, वाज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन ने इंडिया में काम तो कराया लेकिन केवल अपने फायदे के लिए काम कराया बेटे। ठीक है, सारे काम अपने फायदे के लिए कराए थे बेटे, अपना इंडिया को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बेटे सारे काम कराए थे। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि भाई ब्रिटेन के आने से इंडिया को क्या फायदा हुआ। पहला बेटे कमर्शियलाइज्ड आउटलुक ऑफ द फार्मर। बेटे पहले जो हमारे फार्मर थे वो केवल सबसिस्टेंस टाइप की खेती करते थे, सबसिस्टेंस लेवल के लिए एग्रीकल्चर करते थे बेटे। सबसिस्टेंस का मतलब मैंने बताया रोटी कपड़ा और मकान, बस भाई मेरा खर्चा चल जाए, मुझे रोटी कपड़ा मिल जाए, मुझे 2 टाइम का खाना कपड़े और मकान मिल जाए, मैं इतना ही काम करूँ, उससे ज्यादा ना करूँ बेटे। लेकिन ब्रिटेन ने भारतीयों को सिखाया कि बेटे जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शियलाइज यूज भी कर सकते हैं आप उसका, यानी आप ऐसे प्रोडक्ट को उगा सकते हैं जिसे मार्केट में आप बेच सके और अच्छा खासा पैसा कमा सके। ब्रिटेन भारतीय किसानों को बेटे एडवांस पेमेंट कर देता था और इंडिगो की फसल जो नील की खेती होते बेटे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूती कपड़ा उद्योग में काम आते बेटे, उसके लिए एडवांस पेमेंट कर देता था और हमारे फार्मर वो बनाकर ब्रिटेन को क्या कर देते थे बेटे, सप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो इससे बेटे हमारे भारतीय किसानों को मार्केट की अनसर्टेनिटीज के बारे में पता लगा और हमारे भारतीय किसान प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है ना मार्केट के अंदर, अप एंड डाउन होता है, उसके बारे में उन्हें नॉलेज मिली बेटे। ठीक है, उन्हें कमर्शियलाइज आउटलुक थोड़ा अच्छे से सीखने को मिला, उन्हें बिजनेस सीखने को मिला कि बिजनेस कैसे किया जाता है बेटे। तो पहला एडवांटेज ये है कि भाई हमारे फार्मर का जो सबसिस्टेंस आउटलुक था उसे इन्होंने कमर्शियलाइज आउटलुक में बदल दिया। सेकंड देखिए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट बेटे, तो ब्रिटेन ने भारत के अंदर रेलवेज एज वेल एज रोडवेज का निर्माण किया बेटे। तो नई नई रेलवेज बनाई और रोडवेज, यानी कि ठीक है रोड वगैरह बनाने शुरू किए, जिससे कि बेटे हमारे भारतीयों को काफी अपॉर्चुनिटी मिली एम्प्लॉयमेंट की, काम के बेटे नए नए अवसर मिलना शुरू हुआ। अदरवाइज हम भारतीय तो केवल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते थे, हमें तो इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने हमें सिखाया बेटे कि रेलवेज, रोडवेज और बाकी इंडस्ट्रीज में भी काम करके आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। कंट्रोल ऑफ फेमाइन बेटे, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवाती, ये सब जो होते बेटे, इन पे भी कंट्रोल करना उन्हें हमने सिखाया, क्योंकि रोडवेज और रेलवेज के थ्रू बेटे जो असेंशियल कमोडिटीज होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, रोटी हो गई बेटे, वो प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान हो गया। पहले तो हमारे पास पक्के रोड नहीं थे, रेलवे नहीं था, तो जहां आपदा आई है उसका पता भी नहीं लगता था और पता लगने पर भी हम कोई हेल्प ही नहीं प्रोवाइड करा पाते थे। लेकिन बेटे रेलवे और रोडवेज के आने से वहां पर आसान पहुंचाना, वहां पर हेल्प पहुंचाना, वहां पर इन गुड्स को ट्रांसफर करना काफी इजी हो गया, यानी कि हम फेमाइंस को कंट्रोल करना सीख गए। आगे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बेटे, ब्रिटेन ने भारत के अंदर बेटे मनी का आविष्कार किया था। कॉइन जो सिक्के थे ना, सिल्वर के जो सिक्के थे, वो ब्रिटेन काल में ही इश्यू हुए थे। उससे पहले तो हम भारतीय करते क्या थे बेटे, गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। भाई मेरे पास चावल एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं चावल आपको दे दूं, आप मुझे कपड़े दे दो। मेरे पास गेहूं पड़ा है, मैं गेहूं आपको दे दूं, आप मुझे चप्पल दे दो।
ठीक है। तो इस तरह से काम होता था, ऊंट के बदले भैंस, भैंस के बदले गाय, गाय के बदले बेटे भेड़, ये सब चीजों की सप्लाई होती थी। तो वो आए, उन्होंने मनी का आविष्कार किया और हमारा जो बार्टर सिस्टम था उसे खत्म करके मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लाए। और मॉनेटरी सिस्टम काफी इफेक्टिव है बेटे, रुपए के बदले आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने ही हमें मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिखाया, मनी इशू उन्होंने ही की थी इंडिया के अंदर। और लास्ट में बेटे एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटेन बेटे जो प्रशासनिक कार्य था उसमें निपुण थे बेटे वे, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लिश उन्हें अच्छे से आती थी, मैनेजमेंट में वो एक्सपर्ट लोग होते थे बेटे। तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करना काफी अच्छे से आता था। तो उन्होंने बेटे एक लेगेसी तैयार की, ठीक है, एक लेगेसी खड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन की, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बेटे उन्होंने लेगेसी खड़ी की, जो एक आधार या नींव का काम करती है आज भी हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए बेटे, ठीक है। तो यही इन्होंने बता रखा है भाई कि दिस सर्व एज अ लेगेसी ऑफ द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस मेड अ रेडी रेफरेंस टू अवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स। तो बेटे अच्छा एफिशिएंट सिस्टम से हमारे पॉलिटिशियन और प्लानर्स को काफी सहायता मिली। ये लेसन आपका खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच बेटे।